मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना रेजोनेंस के ऊपर सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है ना। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर आपको ठीक तरीके से याद हो तो मैंने वहां पे आपको अगर कीवर्ड्स की बात करूं तो कीवर्ड्स में क्या बोलता है, रेजोनेंस जो है एक आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। क्या है आपका वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस वाला जो है, ठीक है ना। अब वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक स्ट्रक्चर, there are many organic compounds where one single structure cannot explain all the properties of that particular compound, ठीक है ना। एंड इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने बेंजीन का एग्जांपल देखा था, कार्बोक्सिलेट आयन का देखा था, कार्बोनेट आयन का देखा था, ठीक है ना। वहां पे हमने देखा था कि उस स्ट्रक्चर के, उस कंपाउंड के रियल प्रॉपर्टी समझने के लिए हमको एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने पड़े थे। एंड अगर आपको सही से याद हो, वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते टाइम हमने सिर्फ किस बॉन्ड का मूवमेंट किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का मूवमेंट किया था, यानी कि हमने पाई इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट किया था। हमने एटम का मूवमेंट किया था क्या? एटम का मूवमेंट नहीं किया था। फिर बेटा वहां पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने पे बनाए थे हमने, उनको हमने नाम दिया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स, है कि नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म। एंड मैंने एक स्ट्रक्चर बोला था जो कि आपका वहां पे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। एंड मैंने आपको बोला था जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो जो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका इट इज क्लोजेस्ट टू योर रियल स्ट्रक्चर, है कि नहीं। रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू योर रियल स्ट्रक्चर, ऐसी बात करी थी हम लोगों ने, ठीक। फिर वहां पे मैंने आपको एग्जांपल्स लेके ये बताया था कि बॉन्ड लेंथ का कुछ आइडिया दिया था, फिर बॉन्ड ऑर्डर कैसा निकालने का उस चीज का भी ऑर्डर आइडिया दिया था। अब यहाँ पे और कुछ एक दो पॉइंट बताने वाला हूं। रेजोनेंस हाइब्रिड का डेफिनेशन भी बताया था। अब रेजोनेंस हाइब्रिड को हम अगर कैरेक्टराइज करना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं, तो ध्यान से देखो। अगर मैं एक ये एग्जाम्पल लेता हूँ आपके पास, फिर से समझो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया यहाँ पे आपके लिए, फिर से कार्बोनेट आयन का, ठीक है। कार्बोनेट आयन में देखो क्या हो रहा है, कार्बोनेट आयन का हमने क्या किया, ये इधर डीलोकलाइज किया, फिर यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ गया। ऐसा करने से यहाँ पे एक ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। कभी भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा डबल हेडेड एरो होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ऐसा डबल हेडेड एरो होता है। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बना। इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा जहां पे ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, ठीक है ना। ये ऐसा बनेगा इसका, फिर ये आपका CO माइनस होगा, ये यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, एंड ये रहा यहाँ आपके O माइनस, ठीक। फिर ये जो है ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। क्या है ये? आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फाइनली हमने क्या बनाया था, रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते टाइम मैंने क्या बोला था, तरीका बड़ा सिंपल। जो चीज कॉमन है तीनों में फिक्स, उसको पहले लिखो। तीनों में जो फिक्स है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड। मैंने बोला था ये आपने C सिंगल बॉन्ड O बनाए पहले, एंड इन तीनों C सिंगल बॉन्ड O में एक चीज बार बार बदल रही है, वो कौन सी? डबल बॉन्ड। एक बार इस पे आया, एक बार इसमें आया, एक बार इसमें आया, यानी वो तीनों में थोड़ा थोड़ा है आपका डबल बॉन्ड, है कि नहीं। तीनों में आपका डबल बॉन्ड कैसा है, थोड़ा थोड़ा है। एंड ओरिजिनली कार्बोनेट आयन में कितने नेगेटिव चार्ज थे? 2। लेकिन वो नेगेटिव चार्ज अगर आप ठीक से देखो तो एक एक करके तीनों ऑक्सीजन एटम पे कभी ना कभी आए हैं। यहाँ पे इन दोनों पे है, यहाँ पे इन दोनों पे, यहाँ पे इन दोनों पे, मतलब एक एक करके दोनों नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन एटम पे आए हैं। तो उसको हम कैसा लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज 2/3 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2/3 है, एंड यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज 2/3 है। तो ये जो है आपका सबसे आखिरी वाला रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डू यू कैरेक्टराइज रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, सो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय कैसे। अब यहां पे देखा जाए तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, मैंने बोला था 140 141 के बीच में कुछ है, एग्जैक्ट अगर देखे तो 140 पिको। इसकी बॉन्ड लेंथ 140 है, इसकी कितनी बोली थी मैंने, 122 बोली थी, ठीक है। तो ये 140 है, ये 122 है, लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला था, यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है 122 एंड 140 के बीच में है,
क्या है, बीच में है। इसके लिए हम बोल सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएटरी बॉन्ड लेंथ, है ना, इंटरमीडिएटरी बॉन्ड लेंथ, यानी कि आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में उसकी बॉन्ड लेंथ है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएटरी बॉन्ड लेंथ। ये डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में है, वो हमको कहाँ पे पता चलता है, रेजोनेंस हाइब्रिड पे पता चलता है। फिर सेकंड कैरेक्टराइजेशन रेजोनेंस हाइब्रिड का, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिर्फ 2 पे है, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड में अल्टीमेटली पता चला कि नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन एटम पे डीलोकलाइज हो रहा है ना। डीलोकलाइज यानी क्या, कंप्लीट एक जगह से शिफ्ट होके दूसरे जगह पे। तो हम रेजोनेंस हाइब्रिड में बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, है कि नहीं, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। सब कुछ आपके आंखों के सामने, रेजोनेंस में एक खास बात है, सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है, उसी को देख के जवाब देना होता है। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर तीसरा अगर कैरेक्टराइजेशन लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चार्ज 2 ही ऑक्सीजन पे था वहां पे 3 पे है, यानी चार्ज डिस्पर्स हुआ कि नहीं हुआ, चार्ज क्या हुआ, डिस्पर्स हुआ। तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। एंड एक बात और बता दूं आपको, ठीक है। सो इंटरमीडिएटरी बॉन्ड लेंथ है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो गया, एंड मैंने क्या बोला था, जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है इट इज क्लोजेस्ट टू रियल। क्या बोला था मैंने, वो आपके रियल के एकदम नजदीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान दो, बेंजीन में अकेला जब ये बेंजीन निकालते हैं, है ना, अकेला ये जब बेंजीन निकालते हैं, तब हमको क्या लगता है कि यहाँ पे 3 C डबल बॉन्ड C है एंड 3 C सिंगल बॉन्ड C है। लेकिन एक्चुअल में अपना बेंजीन कैसा है, अपना बेंजीन जो है ये ऐसा ऐसा सभी बॉन्ड जो है सेम है, ना पूरी तरह से डबल ना पूरी तरह से सिंगल। तो उसके लिए हमने कैसा लिखा, ऐसा। तो इससे ये पता चलता है कि हर कार्बन में थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी है। वो कब पता चला, वो हमको आपके रेजोनेंस हाइब्रिड से पता चला। इसके लिए हम लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड इज क्लोजेस्ट टू रियल मॉलिक्यूल, है ना, क्लोजेस्ट टू रियल मॉलिक्यूल। एंड अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब जब जब अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज आएगा तो एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन आए मतलब एनर्जी आगे, है ना। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा, हमेशा याद रखना, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। एंड एनर्जी ज्यादा होती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमेशा हमेशा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद हमेशा वो ये कोशिश करता है उसकी एनर्जी क्या हो जाए, कम, है ना, उसकी जो एनर्जी हो जाए कम, तो जिसके वजह से उसको क्या मिल जाती है, स्टेबिलिटी। अब मुझे बता, यहाँ पे जो चार्ज था सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन पे था, लेकिन यही 2 चार्ज हमने अल्टीमेटली रेजोनेंस हाइब्रिड में 3 लोगों पे बांट दिया। जब एक ही चार्ज आप एक से ज्यादा लोगों पे बांटते हो तो वो चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी कि बढ़ेगी, कॉमन सेंस है, मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही होता है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर दिया तो उसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम होने से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। सो हमेशा याद रखना, योर रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये बात हमेशा याद रखना है। सो हम क्या बोल सकते हैं फिर, रेजोनेंस हाइब्रिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ, यस, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है हर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में है। फिर पता चलता है यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड में डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ, ठीक है, फिर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हुआ, फिर इट इज क्लोजेस्ट टू रियल एंड इट हैज इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी, है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होती है, हमेशा इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी होती है। एंड यहीं पे मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है, मैंने आपको यहीं पे पॉइंट बता दिया है, जितना चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा उतनी एनर्जी कम होगी, एंड एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड ऑलवेज ऑलवेज कीप इन माइंड योर रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, देन योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना।
ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? उसका रीजन बता रहा, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड में चार्ज का डिस्पर्शन हुआ, जिसकी वजह से एनर्जी कम होती है, एंड एनर्जी कम हो गई यानी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था रेजोनेंस से रिलेटेड। अब हम इसके आगे चलने वाले, अब आगे चलने के पहले जो सेकंड पॉइंट है रेजोनेंस में, पहला पॉइंट था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अब हम देखेंगे कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है ना, रेजोनेंस होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो उसके पहले मैं आपको और कुछ एक दो बेसिक गाइडलाइंस फिर से बताना चाहता हूं, है ना, बेसिक गाइडलाइंस फिर से बताना चाहता हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताया, एस कैरेक्टर इन सबका कोरिलेशन भी बताया है। एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। ये सब कोरिलेशन जो मैंने आप लोगों को लिख के दिया है। अब यहाँ पे देखो मुझे बताओ रेजोनेंस में कौन से बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है, पाई बॉन्ड का। अब पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है यानी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। अब पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है यानी कौन से ऑर्बिटल का मूवमेंट होगा। याद करो आप लोग, मैंने क्या सीखा था, पाई बॉन्ड बनता कैसे है, पाई बॉन्ड बनता है बाय द लैटरल ओवरलैप ऑफ, याद करो ये मैंने ऐसा इधर एक पी ऑर्बिटल निकाला, इधर एक पी ऑर्बिटल निकाला, इन दोनों में ये जो बना आपका सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जब इनमें ऐसा लैटरल ओवरलैप होगा, है कि नहीं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से ओवरलैप होंगे तो ये जो बनता है क्या बनता है, पाई बॉन्ड। मैंने सिखाया था आपको, तो हमेशा याद रखना रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है यानी कौन से ऑर्बिटल का मूवमेंट है, पाई बॉन्ड बनता है बाय द लैटरल ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, है कि नहीं, साइडवेज या फिर लैटरल ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल लिख के दिया था। सो रेजोनेंस में पी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, पाई बॉन्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक पार्ट आगे चल के हमको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पार्ट, अब देखो यहाँ पे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपका जो सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट है, जैसे कि आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, क्योंकि ये हमको बार बार आने वाले अगर हम इनकी बात करते हैं तो ध्यान से देखो। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या आपका 6, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फॉस्फोरस हो गया ये गलती से, ये आपका फ्लोरीन है, उसका क्या है 9 है, ठीक। सो अगर मैं समझो कार्बन का एक एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन का, सो कार्बन का ये आपका C6, ठीक। अब आपको पता है इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप इतना तो सीख ही चुके हो 10वीं तक कि पहला शेल होता है, दूसरा शेल होता है, तीसरा जिसको आप KLMN ऐसा बोलते हो, ठीक है। तो जो पहला शेल होता है ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो भी एटम है अपना एलिमेंट है, उसका जो पहला शेल होता है, उस पहले शेल के इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, ठीक है। जो पहला शेल है उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 2, एंड उस शेल को हम क्या बोलते हैं, एस, क्या बोलते हैं, एस। अब सिर्फ एक ही है एस है, इसके लिए 1s बोल दिया। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद एस के एंड पहले शेल के बाद नेक्स्ट जो आता है, अब एस जो है आपका ये ऑर्बिटल है, ठीक है, एस जो है क्या आपका सब शेल है, ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे फर्स्ट के बाद आता है आपका सेकंड शेल, है ना, फर्स्ट के बाद आता है आपका सेकंड शेल। अब सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की, सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी अपने 8 इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो इस 8 को अपने केमिस्ट्री के टर्म में बोला जाता है ऑक्टेट। क्या बोला जाता है, ऑक्टेट। ये आगे बहुत आने वाला है, इसके मैं पहले ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टेट। ऑक्टेट यानी कि किसी भी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन का होना, है ना, सेंट्रल एटम के चारों तरफ मिला के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का होना, ठीक है। सो अब देखना यहाँ पे ऑक्टेट की बात। सो यहाँ पे सेकंड शेल है, ठीक। अब सेकंड शेल में सब शेल आते हैं, एक आता है आपका S, एक आता है आपका P। S की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2। S की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2। अब 2 इधर चले गए तो 6 बचे, तो P के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, 6, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, एंड उस अगर किसी सेंट्रल एटम के बाजू में
टोटल बॉन्ड या लोन पेयर मिला के अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टेट। अब उसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बता, अगर सेकेंड शेल की कैपेसिटी ही 8 इलेक्ट्रॉन की है, इसका मतलब उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं क्या? कतई नहीं भरे जा सकते, है ना। मैंने आपको बोलता है, एक बार मैंने किया कि जब हम मेस में 11th-12th में आपके जैसा पढ़ते थे ना, तो मेस में एक दिन रक्षाबंधन था, तो फेस्टिवल मावशी ने एकदम जबरदस्त असे फीस बनवली, गुलाबजामुनची फीस होती, है ना। और बाप, मी माझा मित्र आम्ही 3 जणांनी मिळून ना, उस दिन हम लोगों ने 85 गुलाबजामुन खाए थे। लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ बाद में, क्योंकि पेट की कैपेसिटी नहीं थी ना उतनी, पेट की कैपेसिटी नहीं थी, जबरदस्ती खा लिए, गुस्से में खाले, क्योंकि उसके पहिले काकू काय करायचे, हमेशा फार लिमिटेड फीस द्यायचे, पण त्या दिवशी काकू म्हणले ते आज अनलिमिटेड फीस आहे रे तुम्हाला रक्षाबंधनचे। अरे हम तीनों ने तो ऐसा ठान लिया, बेटा आज तो ना ऐसा मत जबरदस्त। रिकॉर्ड है 32 गुलाब जामुन खाए थे मैंने, 32 गुलाब जामुन। लेकिन बाद में पता चला कि भैया ये जो सब शेल है ना, इसकी कैपेसिटी नहीं है ना 32 गुलाब जामुन की, इसकी कैपेसिटी 4 या 5 ही गुलाब जामुन की है। तो वैसे होता है। तो ये जो सेकंड शेल है अपना, सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही इलेक्ट्रॉन की है। तो 8 के ऊपर बिठाए जा सकते हैं क्या? नहीं। बिठाने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे, है ना। इसके लिए ये आपको हमेशा याद रखना, 8 इलेक्ट्रॉन ही बिठाए जा। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हो सकते हैं? देखो हमको पता एक कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर यहाँ पे मैं कार्बन की बात करूं, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कार्बन की बात करी। अब कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, हमको पता है। सो उसने पहले एक बॉन्ड बनाया इधर हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। फिर मान लो इसने इधर दूसरा एक बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ में, फिर उसने इधर एक तीसरा बॉन्ड बनाया फिर से हाइड्रोजन के साथ में, एंड उसने चौथा बॉन्ड बनाया फिर से हाइड्रोजन के साथ में। अब कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? 4। एक बॉन्ड यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? 2। बताया तो, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, सो एक कोवेलेंट बॉन्ड यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2। कितने हो गए? 2। सो एक, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे, सो यानी कार्बन के, अब यहाँ पे कार्बन के शेल में अब यहाँ पे फिलहाल टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। यानी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्बन के साथ एक और ऐसा बॉन्ड बनाने जाऊं तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके बाद सब बॉन्ड कितने हो गए? 5। 5 बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन तो बिठा ही नहीं सकता ना, 10 इलेक्ट्रॉन तो वो बिठा ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर ये है ना, अरे भैया ये तो तुम्हारा पहला शेल है, बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा शेल पार्टिसिपेट कर रहा है? सेकंड। पहला शेल पार्टिसिपेट नहीं करता, जो वैलेंस शेल है वो पार्टिसिपेट करता है। तो वैलेंस शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जाने चाहिए। तो जनरली ऐसा ऑक्टेट ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जा सकते। अब अगर मैंने ऐसा लिखा, अब मैंने कभी ऐसा लिखा कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड कार्बन पे मैंने लिखा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बताओ कार्बन के बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं? 3। 3 बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। एंड पॉजिटिव चार्ज लिखा यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं उसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन होना यानी ऑक्टेट, तो क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में अब टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने बचे? सिर्फ 6, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। 3 बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। अब अगर हम ऐसा लिखता हूं मैं यहाँ पे, अब मैंने पॉजिटिव के बदले में मैंने लिखा यहाँ पे निगेटिव। अब एक निगेटिव चार्ज है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब काउंट करो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, इसके 2 8। अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। लेकिन मैं यहाँ पे अगर ऐसा करता, ऐसा करता, अब ये गलत हो जाता, क्योंकि बॉन्ड कितने हो गए? 4। 4 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। एंड फिर से इस नेगेटिव चार्ज के 2 कितने हो गए? 10। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भैया आपको जो खासकर जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट है जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनके पास आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बिठा सकते, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है ना, इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है। जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट। अब आगे हमको रेजोनेंस में लगेगा, इसके लिए मैंने ये आपको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ठीक है। सो अब हम चलते आगे। सो एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, सो कितने बॉन्ड बने हैं या फिर कितने लोन पेयर है उस बेसिस पे। अगर मैं आपको ऐसा करूं, अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड होते हैं?
3, ठीक है, 3 बॉन्ड होते हैं। एंड अमोनिया में बेटा एक लोन पेयर भी तो होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, जिसमें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 2, बचे कितने 5। अब उस 5 में आपका 2s होता है 2p होता है ना। तो आपके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, उस 5 में से s में फिर से कितने चले गए 2, जो 3 बचे वो लिखे हमने 1 2 3, ठीक है। सो यहाँ के 3 एंड ये 2 कितने हो गए आपके 5, ठीक है। तो फिर नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना दिए, एंड उसका एक अपना खुद का लोन पेयर है ना, उसका एक अपना खुद का लोन पेयर। ऐसा देखो, ये नाइट्रोजन के उसके अपने 3 इलेक्ट्रॉन, एंड ये 3 हाइड्रोजन के ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयर हो गए, ठीक है। अब जरा देखो नाइट्रोजन के पास उसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन अब कितने हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, 6 और 2 8। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर आप ऐसा करते, ये गलत हो जाता, क्योंकि अब देखो 1 2 3 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल मिला के कितने हो गए 10। तो ये गलत हो गया ना यार, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 के इलेक्ट्रॉन 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं बिठा सकते हम, खास करके किस में, जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनके केस में, ठीक। तो ये आपका एक हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट पॉइंट्स। अब हम जो नेक्स्ट चालू करने वाले हैं वो हेडिंग लिखो आप, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, है ना। अगला हेडिंग लिखो आप, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, ठीक। अच्छा देखो, सिग्मा बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिग्मा आई मीन सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिग्मा। इलेक्ट्रोमेरिक में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में भी कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो बॉन्ड एंड वो नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से ऐसा शिफ्ट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रोमेरिक एंड रेजोनेंस में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, जबकि आपके इंडक्टिव में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या इंडक्टिव में पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट होता है, क्या नहीं होता है ना, लिख के दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। सो अब हेडिंग लिखो आप, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, है ना, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, ठीक है, ओके। यानी रेजोनेंस होने के लिए किन किन कंडीशंस की जरूरत है, राइट। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन रेजोनेंस होने के लिए, अब जरा ध्यान से देखो, जो हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर निकाला था, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, ऐसा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर निकालता हूँ, राइट। अब मान लो इन दो में एक पाई बॉन्ड बना था, इन दो में एक पाई बॉन्ड बना था, तो पाई बॉन्ड किस ऑर्बिटल में बन रहा है, पाई बॉन्ड जो है ऐसा पी ऑर्बिटल में बन रहा है। फिर यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एक पी, मैं इधर वाला लोब नहीं निकाला। अब इन दोनों में शेयरिंग हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। उसी तरह से इन दोनों में शेयरिंग हुआ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना। इन दोनों में शेयरिंग हुआ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना। तभी जाके ये आपका बेंजीन जो है ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हुआ आपका डबल बॉन्ड, राइट। अब रेजोनेंस में क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड जो है आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। अब इसी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर वाले ऑर्बिटल के साथ में आ रहे। तो अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के इस ऑर्बिटल में आना चाहते हैं, तो वो दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए ना। अगर मान लो इन दोनों की, यानी अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इसमें आते हैं, तो फिर इन दोनों में ओवरलैप हो जाएगा, है ना, इन दोनों में क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। एंड फिर अगले स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो अल्टीमेटली इधर से निकल के कहाँ पे आया, इधर। तो फिर यहाँ वाला डबल बॉन्ड हट के अगर इन दोनों में डबल बॉन्ड बनना है, तो मुझे बताओ ये सभी के सभी एक साथ प्रॉपरली अलाइंड होंगे, तभी तो वो एक ऑर्बिटल में से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है ना। एक ऑर्बिटल में से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है। मान लो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है ना। आपको ये पता है 3 डायमेंशनल चीज पता है ना, 3 डायमेंशनल। sp3 में क्या होता है आपका, sp3 जो है आपका टेट्राहेड्रल है। sp3 कैसा है, टेट्राहेड्रल है। एंड आपका sp2 जो है, sp2 कैसा है, प्लानर। अब जो चीज टेट्राहेड्रल होती है वो 3 डायमेंशनल होती है,
तो थ्री डायमेंशनल अगर कभी आपने मूवी देखा होगा तो कुछ चीजें आपके नजदीक आ रही हुई लगती है तो कुछ चीजें आपसे बहुत दूर जा रही हुई लगती है। लेकिन sp2 जो है, sp2 का ज्योमेट्री कैसा है? sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? प्लानर। sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है? प्लानर। एंड जो चीज प्लानर है यानी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आप और मैं रहते हैं, आप और मैं खड़े हैं। ठीक है, आपका नोटबुक में कैसा लिख रहे हैं? प्लेन में लिख रहे हैं, वो प्लानर है। ठीक है ना? तो इसके लिए यहाँ पे अब ध्यान से देखो, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में पहला पॉइंट क्या बोला जाता है? मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतना ही करना है आप लोगों को। ठीक है, सो पहला पॉइंट आप लोगों ने लिखना है कंडीशन फॉर रेजोनेंस में, ऑल दी एटम्स, है ना, ऑल दी एटम्स दैट टेक पार्ट in resonance must lie in same plane. All the atoms that take part in resonance must lie in same plane. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम प्लेन? तो यहाँ पे आपने सेम प्लेन का मतलब है, सिंपल याद रखना है, जिन जिन एटम्स में रेजोनेंस हो रहा है, जिन जिन एटम्स में रेजोनेंस हो रहा है उन एटम का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए, sp2 या फिर sp। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि sp2 यानी ज्योमेट्री क्या है? प्लानर। अब प्लानर है मतलब एक ही प्लेन में है, एंड sp यानी क्या है? लीनियर। अब जो चीज लीनियर है वो एक ही प्लेन में होती है, जो चीज लीनियर है वो दूसरे एक आधा हिस्सा इस प्लेन में आधा हिस्सा दूसरा प्लेन में। ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहला सिंपल पॉइंट ध्यान रखना है, रेजोनेंस होने के लिए all those atoms that take part in resonance, all those atoms that take part in resonance must lie in same plane, यानी कि उन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए आइदर sp2 या फिर sp होना चाहिए। एग्जाम्पल बताऊं आपको? मैंने 3 एग्जाम्पल लिए थे आपके लिए। ठीक है, मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिखे थे। एक एग्जाम्पल मैंने कौन सा लिया था? बेंजीन। ठीक है, मुझे बताओ बेंजीन में सभी कार्बन में रेजोनेंस दिखाया था मैंने, एंड बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी तो sp2 है बेटा। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर देखो हमने ये लिया था एग्जांपल आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। ठीक है, जरा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो तो कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक, यहाँ का 2, यहाँ का एक 3, क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब मैंने क्या सीखा था आपको? ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं? 2। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, सो अब देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे ये 2 लोन पेयर एंड यहाँ का एक बॉन्ड, कितने हो गए? 3। इन ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हो गया। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस ऑक्सीजन पे इसके अपने खुद के पहले के 2 लोन पेयर। ठीक है, सो इसके ये 2 लोन पेयर एंड ये एक बॉन्ड, कितने हो गए? 3। अब कोई बोलेगा सर ये, लेकिन ये जो है ये फिक्स है क्या? नहीं, ये इधर आने वाला है। सो जो लोन पेयर आपका डीलोकलाइजेशन में हिस्सा लेगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड में काउंट नहीं करते। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे एक बॉन्ड एंड ये 2 लोन पेयर मिला के टोटल कितने हो गए? 3। अब जब 3 हो गए मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया? sp2। एंड तो फिर इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2, वही तो बोला है। तो जहां जहां रेजोनेंस होगा उन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp होना चाहिए। ठीक है, सो आपका बेंजीन हो गया, आपका कार्बोक्सिलेट हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल आने वाले आगे। और एक चीज याद रखो, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है आपके, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, उन सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, है ना, उन सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो है रेजोनेंस होगा। उन सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा? रेजोनेंस। एंड देखो सभी एरोमेटिक कंपाउंड में जहां जहां रेजोनेंस होगा उन सभी का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। उन सभी का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ये आपका नैफ्थलीन है। ठीक है ना, ये आपका नैफ्थलीन है, चेक करो। तो सभी एरोमेटिक कंपाउंड में आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होगा। अलग से सेपरेट चैप्टर अपने को एरोमेटिक वहां पे सीखा जाएगा। सो पहली कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए? ऑल द एटम्स that take part in resonance must lie in same plane. It means those atoms should be either sp2 or sp hybridized होना चाहिए। कैलकुलेट करके देखो, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप जो है आइडेंटिफाई करके देखो। और ये ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब ये sp2 या sp होते हैं एक प्लेन में होते हैं, जब एक प्लेन में हो गए तभी तो
एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पे बहुत, यानी एक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑर्बिटल में बड़े ही आसानी से जाने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, ये जो पाई बॉन्ड बना है उसमें एक कार्बन का ऑर्बिटल था, एक ऑक्सीजन का ऑर्बिटल था। लेकिन अगर अब ऐसा हुआ कि ये यहाँ का एक जो बॉन्ड है यानी दो के दो इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ने खींच लिए, तो कार्बन के ऑर्बिटल में से भी तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, तो फिर कार्बन का ऑक्सीजन खाली हो गया। तो अब अगर उस खाली ऑर्बिटल में ये निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन अगर डालने हैं, तो अगर ये निगेटिव चार्ज वाला ऑर्बिटल एंड कार्बन का पी ऑर्बिटल अगर एक प्लेन में नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन हम उसमें डाल पाएंगे क्या? नहीं डाल पाएंगे। और मैंने पी ऑर्बिटल क्यों बोला? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं? पाई। पाई इलेक्ट्रॉन बनते कैसे? पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनते हैं। सो यहाँ पे जिन दो एटम में रेजोनेंस हो रहा है उनके पी ऑर्बिटल्स प्रॉपरली अलाइंड होने चाहिए, यानी उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp होना चाहिए। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में, इन रेजोनेंस है ना, इन रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव, है ना। इन रेजोनेंस ओनली pi electrons or lone pair electrons move without changing the position of atoms or nuclei, है ना, without changing the position of atoms or nuclei, right है? Okay, without changing the position of atoms or nuclei। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? ठीक, सो अब देखना, जो निगेटिव चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज, अब हमेशा यहाँ पे याद रखना, ये जो आपका एक पाई बॉन्ड या एक लोन पेयर, उसको हम यहाँ पे, या फिर एक निगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में आ रहा है, यहाँ से आगे हम उसको बोलते 2 pi electrons। So any lone pair or any pi bond or any negative charge that is participating in resonance is called as 2 pi electron। One pi bond, one lone pair or one negative charge is considered as 2 pi electron in resonance। वो क्योंकि ये जब डीलोकलाइज हो रहा है, तो डीलोकलाइज होके ये पाई बॉन्ड में ही तो कन्वर्ट हो रहा है, इसी के लिए इस नेगेटिव चार्ज को भी क्या बोला जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन ही बोला जाएगा, राइट। सो ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव या लोन पेयर मूव विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये मैंने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है। ये एग्जांपल तो पहले ही देख चुके, जहां पे ये क्या हो रहा है, ये यहाँ का पाई बॉन्ड मूव होके इधर आया। जैसे ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ वाला पाई बॉन्ड को इधर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पाई बॉन्ड इधर नहीं हटाते हो तो इस कार्बन के बॉन्ड 5 बन जाएंगे। क्योंकि देखो ना, पहले 1 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है 3, एंड यहाँ पे डबल क्या हो जाता? 5, ठीक है। तो अब जैसे ये इधर आया यहाँ से, अब जैसे ये बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली हो गया, क्योंकि वहां से अब ये जो बॉन्ड बना था इन दो में बना था ना, अब पूरा शिफ्ट होके इधर चला गया, मतलब यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो फिर ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एटम्स का मूवमेंट नहीं। अब जरा ध्यान दो इधर, अब ये कौन है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या आपका? पाई बॉन्ड, एंड ये क्या आपका? लोन पेयर। तो अब क्या हो जाएगा? ये पाई बॉन्ड जब इधर आएगा, अब ये पाई बॉन्ड बना किस में था? इस कार्बन एंड इस कार्बन के pp ऑर्बिटल में, है ना, pp ऑर्बिटल में। तो यहाँ का बॉन्ड निकल के पूरा का पूरा इस कार्बन के p ऑर्बिटल में जब आया, तो इसके पास का p ऑर्बिटल खाली हो गया। तो उस p ऑर्बिटल को भरने के लिए ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अपनी लोन पेयर जो है इधर दे देगा, अपनी लोन पेयर इधर। तो इसका अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ध्यान से देखो, इसका अगला स्ट्रक्चर जो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये बॉन्ड यानी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के अगर इस कार्बन के ऊपर आए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, तो जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको दिखाना पड़ता है नेगेटिव चार्ज से, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसको दिखाना पड़ता है पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे, पहले दोनों के मिला के थे, अब दोनों के दोनों पूरे किसके पास आ गए? कार्बन। इसके लिए नेगेटिव चार्ज। जो डबल बॉन्ड था वो क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। ये रहा CH एज इट इज। अब जब ये बॉन्ड गए
तो यहाँ पे इसका जो p ऑर्बिटल था वो खाली पड़ गया, क्योंकि उस p ऑर्बिटल का इसका p का मिला के बॉन्ड था, वो ऑर्बिटल खाली पड़ गया। तो उस p ऑर्बिटल में इसने क्या कर दिया, अपना लोन पेयर देखिए दोनों के बीच में बॉन्ड बना लिया। तो जो सिंगल बॉन्ड था अब क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे NH2। अब देखो, अब नाइट्रोजन ने ओरिजिनली कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का रूल क्या है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, नाइट्रोजन ने। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए, इसके लिए उसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन चले गए ना यार, उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए। तो ये यहाँ पे मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल बनाया। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मैंने कोई भी एटम का मूवमेंट किया है क्या, क्या मैंने यहाँ पे किसी एटम का मूवमेंट किया है क्या। देखो CH2 एज इट इज है, CH भी एज इट इज है, आपका NH2 भी एज इट इज है। तो इसी के लिए हमने बोला है रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं, हम यहाँ पे एटम्स को मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सो ये आपके दो बहुत जरूरी कंडीशन थे। अब इसके आगे वाले जो कंडीशंस है, आगे वाले कंडीशंस को हम अगले लेक्चर में समझे, क्योंकि इसके बाद अभी भी और 6 कंडीशंस है जो इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। सो अब तक ये सिर्फ ये 2 पॉइंट, एंड जो इसके पहले वाला बोला था उनको, कल वाले कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो रुकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे वाले कंडीशंस को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।